अयोध्या। ये कहानी शुरू होती है जमीन के एक टुकड़े से। लेकिन ये सिर्फ जमीन की कहानी नहीं है। ये तो आस्था, इतिहास और कानून की एक ऐसी सदियों लंबी कहानी है जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ और इसका समाधान कैसे निकला? चलिए, आज इसी पूरी कहानी की पर्दे खोलते हैं। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहले बात करेंगे उन 2 दावों की जहां से सब शुरू हुआ। फिर देखेंगे कि विवाद की ये चिंगारी कैसे भड़की, इतिहास ने क्या बड़ा मोड़ लिया, सबूतों की तलाश कैसे हुई, और फिर सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद का नया अध्याय। लेकिन सबसे पहले ये एक बुनियादी सवाल मन में आता है ना, कि आखिर जमीन के एक टुकड़े को लेकर सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक इतना बड़ा विवाद चला क्यों? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढना आज हमारा मकसद है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में ना एक ही जगह को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग और अपने आप में बहुत मजबूत दावे थे। तो देखिए, एक तरफ था हिंदू पक्ष का दावा। उनका मानना था कि अयोध्या भगवान राम की पवित्र जन्मभूमि है और जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पहले एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि भाई, बाबरी मस्जिद तो 1528 में बनाई गई थी और सदियों से ये उनके लिए इबादत की जगह रही है। बस यही 2 दावे थे जो इस पूरे विवाद की नींव बने। तो ये तो हो गए दावे। अब सवाल ये है कि ये जो मतभेद था, ये एक बड़ी चिंगारी कैसे बना? और दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें ना ब्रिटिश काल तक जाती है। तो देखिए, सबसे पहले 1853 में यहाँ पे पहली बार सांप्रदायिक झड़पें हुई, मतलब रिकॉर्ड में आई। फिर क्या हुआ? 1859 में अंग्रेजों ने बीच बचाव करते हुए एक बाड़ खड़ी कर दी, अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, बाहर का हिंदुओं के लिए। लेकिन असली ट्विस्ट आया 1949 में, जब अचानक मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्तियां मिलीं। बस यहीं से सरकार ने इसे विवादित स्थल घोषित किया और गेट पर ताले लगा दिए। अब देखिए, ताले लग गए, कानूनी लड़ाई तो चली रही थी धीमी गति से। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे विवाद का चेहरा ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। और वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। ये दिन भारतीय इतिहास के सबसे संवेदनशील दिनों में से एक के तौर पर दर्ज हो गया। उस दिन हुआ ये कि कार सेवकों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। और इस एक घटना के बाद जो हुआ, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जगह जगह सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़क उठी, जिसका असर हमारे समाज पर बहुत गहरा पड़ा। तो इस घटना के बाद अब इस मसले का हल ढूंढना और भी जरूरी हो गया था। और अब लड़ाई सिर्फ अदालत में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे सबूतों की खोज में भी लड़ी जाने लगी। और फिर आया साल 2003। ये वो साल था जब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने इस केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। ये रिपोर्ट थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी एएसआई की। एएसआई ने उस विवादित जगह पर खुदाई की और उन्हें मस्जिद के नीचे एक बड़ा ढांचा मिला जो इस्लामिक नहीं था। और ये खोज कोर्ट की कार्रवाई में एक बहुत ही अहम सबूत साबित हुई। तो दशकों तक चली कानूनी लड़ाई, सबूतों की जांच पड़ताल, इन सब के बाद आखिरकार ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट। और यहां से आया इस पर आखिरी फैसला। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया कि ये फैसला सिर्फ आस्था के आधार पर नहीं है। उन्होंने संविधान, इतिहास, पुरातत्व के सबूतों और हर पेश की गई दलील को परखा। और खास बात ये थी कि ये एक सर्वसम्मत फैसला था, यानी सारे जज एक ही मत के थे। तो फैसला था क्या? चलिए इसे 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, जो पूरी विवादित जमीन थी वो राम मंदिर बनाने के लिए दे दी गई। दूसरा, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक दूसरी जगह पर 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। और तीसरा, कोर्ट ने यह भी माना कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी वो एक गैर कानूनी काम था। तो इस फैसले के साथ ही सदियों से चला आ रहा ये विवाद खत्म हुआ और यहां से शुरू हुआ एक बिल्कुल नया चैप्टर। तो हुआ ये कि फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसने मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। और फिर 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो इस पूरी यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव था। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन मिली।
और पता है, यहाँ एक खास बात है। यहाँ सिर्फ मस्जिद नहीं, बल्कि एक हॉस्पिटल, एक कम्युनिटी सेंटर और एक लाइब्रेरी बनाने का भी प्लान है। मतलब इसे एक बड़े सामाजिक केंद्र की तरह बनाने की सोच है। तो अयोध्या की ये पूरी कहानी ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि क्या सिर्फ कानूनी फैसले इतिहास और आस्था से जुड़े इतने पुराने और गहरे विवादों को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार। आज हम भारत के एक सबसे लंबे, सबसे कह सकते हैं पेचीदा और नाजुक मामले की परतें खोलने जा रहे हैं। अयोध्या विवाद। जी हाँ, अयोध्या विवाद। हमारे पास जो स्रोत हैं वो अदालती दस्तावेज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और एएसआई की रिपोर्ट, इन सब पर आधारित हैं। और ये मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं था। इसमें आस्था, इतिहास, कानून, राजनीति, हाँ राजनीति, सब कुछ इस तरह से गुंथा हुआ है कि एक धागा खींचो तो पूरी कहानी हिल जाती है। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझें। 1528 में एक इमारत के बनने से लेकर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले तक। बिल्कुल, जिसने सदियों पुराने इस विवाद पर कम से कम कानूनी तौर पर एक विराम लगा दिया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मामला इतना उलझा क्यों और आखिर सुलझा कैसे। ये पड़ताल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मामला दिखाता है कि इतिहास की व्याख्याएं कैसे हमारे आज को एक आकार देती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपने आप में एक मील का पत्थर है, क्योंकि अदालत को पुरातत्व, इतिहास और संविधान तीनों के तराजू पर इस मुद्दे को तौलना पड़ा था। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साल 1528, मुगल बादशाह बाबर का दौर। अयोध्या में एक मस्जिद बनाई जाती है। हाँ, बाबर के एक सिपह सालार थे, मीर बाकी, उन्होंने इसे बनवाया था, इसीलिए इसे बाबरी मस्जिद कहा गया। ठीक है। लेकिन जो बात इस कहानी की नींव रखती है वो है इसका एक और नाम। कुछ पुराने दस्तावेजों में मिलता है मस्जिदे जन्मस्थान। मस्जिदे जन्मस्थान मतलब जन्मस्थान पर बनी मस्जिद। ये नाम ही अपने आप में एक दावा है, कहानी है। यहीं से विवाद का बीज पड़ गया था। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या को हिंदू परंपरा में भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, और दावा ये था, जो सदियों तक चलता रहा, कि ये मस्जिद एक प्राचीन राम मंदिर को गिराकर उसी जगह पर बनाई गई थी। तो एक ही जमीन पर दो समुदायों के दावे शुरू से जुड़े हुए थे। इस जगह पर पहली बार सांप्रदायिक झड़पें हुई, तब अंग्रेजों ने, जो अपने हिसाब से चीजें सुलझाते थे, एक बंटवारा करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? 1859 में उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी, एक तरह का विभाजन। दीवार? हाँ, मुसलमानों को मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दी और हिंदुओं को बाहरी हिस्से में। वहाँ एक राम चबूतरा था, एक ऊंचा मंच जैसा, वहाँ पूजा करने की अनुमति मिली। तो एक ही परिसर में दो अलग-अलग दावेदारों को जगह दे दी गई, एक अस्थायी समाधान। एक तरह से हाँ, ये अंग्रेजों की बांटे और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण लग सकता है, लेकिन इसका एक अनचाहा नतीजा ये भी हुआ कि इसने दोनों पक्षों के दावों को एक तरह की सरकारी मान्यता दे दी। अच्छा। इसने विवाद को सुलझाने के बजाय उसे और पक्का कर दिया। और फिर आज़ादी के ठीक बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने इस मामले का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 1949 की वो सर्द रात। हाँ, 22-23 दिसंबर 1949 की रात मस्जिद के बीच वाले गुंबद के ठीक नीचे रामलला की मूर्तियां पाई गईं। ये मूर्तियां वहां कैसे पहुंची, इस पर तो दो अलग-अलग कहानियां हैं। बिल्कुल, एक पक्ष कहता है कि मूर्तियां प्रकट हुई और दूसरा पक्ष कहता है कि उन्हें वहां चुपके से रखा गया था। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही हुआ। और वो नतीजा क्या था? प्रशासन ने फौरन उस जगह को विवादित घोषित कर दिया, दरवाजे पर ताला लगा दिया और मामला सीधा अदालत पहुंच गया। पूजा और नमाज दोनों बंद। अब ये मामला सिर्फ मोहल्ले का या शहर का नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। और फिर दशकों तक ये मामला अदालतों में चलता रहा। और ये जो दावे थे, ये भी अपने आप में दिलचस्प थे। ये सिर्फ जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कानूनी दांव-पेच बहुत गहरे थे। एक तरफ 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा के अधिकार के लिए केस किया। फिर निर्मोही अखाड़ा आया, वो शेबेतशिप यानी उस जगह का प्रबंधक और सेवादार होने का अधिकार मांग रहा था। उनका कहना था कि ये जगह सदियों से उनके नियंत्रण में है। और फिर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक का दावा किया। हाँ,
और इसी बीच हिंदू महासभा की तरफ से एक बहुत ही अनोखा कानूनी तर्क दिया गया। भगवान रामलाला को ही एक जुरिडिकल पर्सन, बिल्कुल, एक कानूनी व्यक्ति मानकर उनके नाम पर ही जमीन का दावा कर दिया गया। ये भारतीय कानून में एक स्थापित सिद्धांत है कि देवता को एक कानूनी व्यक्ति माना जा सकता है, जिसकी अपनी संपत्ति हो सकती है। जी, तो ये तर्क नया नहीं था, लेकिन इस मामले में इसका इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन जब तक ये कानूनी लड़ाई धीमी रफ्तार से चल रही थी, देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। 80s का दशक। हाँ, 80 का दशक आते आते ये मामला अब सिर्फ अयोध्या के वकीलों तक सीमित नहीं रहा। ये वो दौर था जब ये मुद्दा एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे 80 के दशक का पूरा राजनीतिक माहौल था। शाहबानो केस जैसे मुद्दों के बाद देश में पहचान की राजनीति तेज हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। ये एक स्थानीय आस्था के सवाल से बढ़कर राष्ट्रीय पहचान और वोट बैंक की राजनीति का केंद्र बन गया। और फिर 1986 में ताले खोलने का फैसला आया। इसने तो जैसे इस सुलगती हुई आग में घी का काम किया। बिल्कुल, फैजाबाद की जिला अदालत के एक फैसले के बाद 37 साल से लगे ताले खोल दिए गए और हिंदुओं को वहां पूजा करने की इजाजत मिल गई। हाँ, इस एक फैसले ने राम मंदिर आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी। इसके बाद ही हमने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा देखी, जिसने इस मुद्दे को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। और इसी माहौल में हम 6 दिसंबर 1992 की उस तारीख पर पहुंचते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए और कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया। ये भारत के आधुनिक इतिहास के शायद सबसे मुश्किल और दर्दनाक पलों में से एक था। ये एक वाटरशेड मोमेंट था, एक ऐसी घटना जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं रहा, ये देश की आत्मा के बारे में हो गया था। हाँ, और कानूनी तौर पर भी ये मामला बहुत ज्यादा उलझ गया। अब सवाल सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का नहीं था, बल्कि एक आपराधिक कृत्य का भी था। बिल्कुल। देश भर में दंगे हुए, हजारों जाने गईं। इस मोड़ पर अदालत को शायद ये महसूस हुआ कि सिर्फ दावों, आस्था और पुराने दस्तावेजों से बात नहीं बनेगी। अब कुछ ठोस वैज्ञानिक सबूतों की जरूरत पड़ेगी। और तब सबकी नजरें गईं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI पर। जी, ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि पहली बार दावों से हटकर वैज्ञानिक सबूतों की बात हो रही थी। तो क्या मिला उस खुदाई में? क्या उसने तस्वीर साफ की या उसे और उलझा दिया? 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर ASI ने उस जगह की खुदाई की। उनकी रिपोर्ट बहुत लंबी और विस्तृत थी, लेकिन उसका निचोड़ बहुत अहम था। क्या था निचोड़? खुदाई में मस्जिद के नीचे एक बहुत बड़ा ढांचा मिला जो इस्लामी नहीं था। अच्छा। उसमें स्तंभों के आधार मिले, मूर्तियां मिली, दूसरी कलाकृतियां मिली जो आमतौर पर मंदिरों से जुड़ी होती हैं। तो क्या ASI ने यह साफ साफ कहा कि वहां मंदिर था? देखिए, रिपोर्ट ने सीधे तौर पर मंदिर शब्द का इस्तेमाल करने से परहेज किया। अच्छा। लेकिन उसने ये साफ कर दिया कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। उसके नीचे एक विशाल पुरानी इमारत थी। अब इस पर बहस थी कि वो ढांचा मंदिर ही था या कुछ और, लेकिन एक बात तय थी, मस्जिद के नीचे कुछ था। और यही रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक बहुत बड़ा आधार बनी। बहुत बड़ा आधार। तो अब हमारे पास ऐतिहासिक दावे थे, दशकों पुरानी कानूनी लड़ाइयां थीं, और अब ये पुरातात्विक सबूत भी। इन सब धागों को सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कैसे बुना? उस दिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक मत होकर अपना फैसला सुनाया। ये करीब 1000 पन्नों का फैसला था, जिसमें अदालत ने हर पहलू पर गौर किया। उन्होंने माना कि पुरातत्व के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी माना कि हिंदुओं का ये विश्वास कि वो जगह हराम का जन्म स्थान है, वो निर्विवाद है और सदियों से चला आ रहा है। तो फैसले के मुख्य बिंदु क्या थे? सबसे पहला और सबसे बड़ा बिंदु तो ये था कि पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को दी गई ताकि वहां मंदिर बनाया जा सके। और इसके लिए केंद्र सरकार को एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। जी। दूसरा, मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी खाल जगह पर 5 एकड़ जमीन अलग से दी जाए। और 1992 की घटना के बारे में कोर्ट ने क्या कहा, जो विध्वंस हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। अदालत ने साफ शब्दों में 1992 में मस्जिद को गिराए जाने को कानून का घोर उल्लंघन और एक गैर कानूनी काम ठहराया। इस फैसले को संतुलित कहा गया, लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि 1992 के विध्वंस को गैर कानूनी कहने के बावजूद
जमीन उसी पक्ष को मिली जिसने उस आंदोलन को हवा दी थी। इस विरोधाभास को कोर्ट ने कैसे संभाला? ये एक बहुत अहम सवाल है। अदालत ने इस पर बहुत सफाई से अपना पक्ष रखा। उन्होंने टाइटल सूट यानी जमीन के मालिकाना हक के मुकदमे को मस्जिद गिराने के आपराधिक मुकदमे से अलग कर दिया। अच्छा, दोनों को अलग अलग देखा गया। हाँ, जमीन का फैसला सबूतों और संभावनाओं के संतुलन यानी बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर लिया गया। अदालत ने पाया कि अंग्रेजों के आने से पहले से ही हिंदू उस जगह के बाहरी हिस्से में पूजा करते रहे थे और उनका दावा ज्यादा मजबूत था। और जो 5 एकड़ जमीन दी गई उसका आधार क्या था? उसके लिए कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया, जो उसे पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्तियां देता है। बिल्कुल। अदालत ने माना कि मुस्लिम पक्ष को 450 साल पुरानी मस्जिद से गैर कानूनी तरीके से वंचित किया गया था, इसलिए न्याय का तराजू बराबर करने के लिए उन्हें जमीन देना जरूरी था। तो इस फैसले के बाद अब जमीन पर क्या स्थिति है? फैसले के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर का निर्माण तेजी से शुरू हुआ। और जैसा कि हम जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को वहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। और अब वहां एक भव्य मंदिर है। जी। और मुस्लिम पक्ष को जो 5 एकड़ जमीन मिली है उसका क्या स्टेटस है? मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्यपर गांव में 5 एकड़ जमीन दी गई है। वहां इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट एक मस्जिद बना रहा है। लेकिन उनकी योजना सिर्फ एक मस्जिद बनाने की नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक बड़ा अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई और एक पुस्तकालय भी बनाने की है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, बाबरी मस्जिद विवाद जो 1528 में एक इमारत के बनने से शुरू हुआ, वो लगभग 5 सदियों तक भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मंच पर छाया रहा। बिल्कुल। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इतिहास की एक घटना की व्याख्या समय के साथ बदलती है और समाज पर कितना गहरा असर डालती है। एक इमारत का बनना, फिर उसका गिरना और फिर उसी जगह पर एक नई इमारत का बनना, ये पूरा चक्र हमें इतिहास की जटिलता के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस लंबे कानूनी विवाद को औपचारिक रूप से तो खत्म कर दिया है। हाँ। और उसने एक रास्ता भी दिखाया है कि कैसे सबसे मुश्किल और भावनात्मक रूप से जुड़े विवादों को भी संवैधानिक दायरे में रहकर सुलझाया जा सकता है। ये भारतीय न्यायपालिका की परिपक्वता का भी एक बड़ा उदाहरण है। यह फैसला एक कानूनी अध्याय का अंत तो है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या किसी समाज के लिए ऐतिहासिक घावों का भरना सिर्फ कानूनी फैसलों से मुमकिन है, या फिर यह एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया है जिससे आपसी समझ और संवाद से ही पूरा किया जा सकता है?